हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSCB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच, फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान है। अर्थात यहाँ सभी प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यह सभी स्थलाकृतियाँ सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका हुआ है तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियां पठारी भाग को काट छाट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों की खड़ी कगार ने प्रभावित किया है। इसे हम मोटे तौर पर चित्र 2.1 में देख सकते हैं। भारत का वर्तमान भौतिक रूप रेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की भी अहम भूमिका रही है। यह है आकृति 2.1, जिसे आप देख के समझ रहे हैं कि किस तरह से हिमालय का विस्तार है। हिमालय को यह दिखाया गया है। कश्मीर घाटी है, यहाँ गंगा सिंधु का मैदान है, मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, नीलगिरी पर्वत है जो इस आकृति में यहाँ दिखाया गया है, कन्याकुमारी, और ये हिंद महासागर को यहाँ दर्शाया गया है। भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर सहमति दी है। किस थ्योरी पर सहमति मिला है वर्तमान में? तो प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग तुजो विल्सन ने 1965 में किया, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 6 बड़ी और 9 छोटी छोटी प्लेटों से बनी हुई है। ये प्लेट इस प्रकार दिए गए हैं। बड़े प्लेट ऑस्ट्रेलियाई भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, प्रशांत भूखंड, अंटार्कटिक भूखंड। छोटे प्लेट इस प्रकार हैं: अरेबियन, फिलीपीन, जुआन दू फूका, कोकोस, नजका, स्कैटिया, कैरिबियन, सोमालिया, बिस्मार्क। तो चलिए प्लेट किसे कहते हैं उन्हें भी देखें। प्लेट धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। दो प्लेटों के बीच विवर्तनिकों अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार भूप्रपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर व मूल भूखंड है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के शैलों में दबाव का एवं तनाव उत्पन्न होता है और इस कारण मोड़, वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। परंतु जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से जाती हैं तो उसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इस प्रकार की गतियों से हुआ है।
पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है: अजैविक, पुराजीव या प्रारंभिक, मध्यजीव, द्वितीय, नूतनजीव। पुनः इन्हें कल्प में बांटा गया है। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन कल्प में इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भूसंतति के अवसादी चट्टानों में वलन पैदा हुआ और पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिसके निर्माण का कार्य आज भी जारी है। तो इस चार्ट को भी पढ़ लेते हैं। प्लेटों की गति प्रतिवर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर है। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था और इसके मध्य में टेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही अंश है और वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि है। हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में टेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों की अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ, जो भारत का विशाल मैदान कहलाया। और इस चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र 2.3 नए मोरदार पर्वत का निर्माण दर्शा रहा है। सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का विकास हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का ही अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग, 28% पठारी क्षेत्र, 18% पहाड़ी और 43% भूभाग मैदानी है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक है और इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है और इसमें अधिकतर चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेपभ्रंश मिलते हैं। झीलों के निक्षेपित होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इनमें कश्मीर में डल एवं वुलर झीलें अवशेष के रूप में इसके प्रमाण हैं। उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गॉर्ज पाई जाती है। इसमें कई नदियां प्रवाहित होती हैं। इस भूभाग के दक्षिण शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर घाट से निकलकर पूरब की ओर जाता है। यह दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां ये पटकोई यानी अरुणाचल प्रदेश में, नागा यानी नागालैंड में, मणिपुर तथा लुसाई मिजोरम पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियां मिलती हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, वियाको तथा बतूरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से जोजिला और बुर्जिल दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लालचा और सिपकीला, उत्तरांचल में थगला तथा सिक्किम में नाथुला और जालेपला दर्रे प्रमुख हैं।
उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है और इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूरब में बहती है। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का कार्य करती है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। सतपुड़ा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में होकर बहती है। इस प्रकार इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है जिसके पश्चिम और पूरब में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ 3 प्रकार के प्रमुख दर्रे हैं जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से जाने जाते हैं। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों के काट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलई, पालकोंडा और वेलिकुंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलई, पचामलई, शिवराय, पलनी, वेलगिरी उल्लेखनीय हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में उज्जमन से बना है। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा के लंबवत फैले हैं। दक्षिणी भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहाँ बालू के टीलों का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबी, सरल और लहरदार है, किंतु दूसरी ओर इनका ढाल अधिक खड़ा होता है। इनकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर होती है। भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 विभागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है भारतीय मरुस्थल, द्वीप समूह है छठा। हिमालय पर्वत श्रेणी। भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित यानी मोरदार पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 160 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता यानी अंतर पाई जाती है और इसकी 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यह श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर आते हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, एक तरफ शिखर, दूसरी तरफ देश, तीसरी तरफ है ऊंचाई यानी मीटर में ऊंचाई। शिखर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। दूसरा है K2 माउंट गाडविन ऑस्टिन जो भारत में है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तीसरा कंचनजंगा है जो भारत में है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू नेपाल में ही है जिसकी ऊंचाई 8481 है। धौलागिरी पर्वत नेपाल में ही है और इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में है और इसकी ऊंचाई है 2100। नंगा पर्वत भारत में है और इसकी ऊंचाई 8124 मीटर है। अन्नपूर्णा भारत में ही है और इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेट पर्वत जो भारत में है इसकी ऊंचाई 7756 है।
नामचा बरुआ ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई 7,756 है। गुरुला माधनता नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली हैं, जिनमें जौस्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की ही एक श्रेणी है। जौस्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इसका शिखर K2 भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसे गाडविन ऑस्टिनिया गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छटी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहाँ की कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गॉर्ज से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3-4 महीने बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी इसी भाग में स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि है। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है, जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। इस चार्ट को भी देख ले। पंजाब बराबर होता है पंज प्लस आब। यह फारसी शब्द है। पंजाब का जो पंज है फारसी शब्द है। पंज का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी, अर्थात 5 पानी वाला क्षेत्र कहलाता है पंजाब। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। यह पश्चिम में पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला है। इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है, 1200 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियां भी हैं, जिन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार इत्यादि। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती है। उपर्युक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग ब्रह्मपुत्र नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर वर्गीकरण। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच। हिमाचल कुमाऊं हिमालय, सतलज एवं काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि शैल हैं से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकोई, नागा तथा लुसाई मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। इसलिए उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार अधिक है। उत्तर का विशाल मैदान।
हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इस विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर यह चौड़ा है। यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस विशाल मैदान के मोटे तौर पर 4 उपभाग हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसके सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हैं। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं तथा ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को विष्ट दोआब कहा जाता है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालुका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिदवाना तथा कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। यह घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र। मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक आता है तथा निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला है। उत्तर पश्चिम भाग के शिवालिक पहाड़ियों की और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यहाँ गंगा का मैदान 2 भागों में बटा है। ये हैं उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं जिसके कारण यहाँ छानन, झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता रहता है। दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चानन है। ये नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाती है या जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित रहती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर ध्रुवी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी ओर ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर लिए जाते हैं। इसी निक्षेप को भाबर कहा जाता है। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती हैं, किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियां या सरिताएं पुनः प्रकट होती है और नम एवं दलदली
क्षेत्र का निर्माण करती है, यह तराई कहलाता है। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए हैं जो वन्य प्राणियों से भरे होते हैं। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बने हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। ये कछारी भाग जो निचले मैदान है और जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्नवीकरण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियाँ एवं गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी भाग को 2 भाग में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। क नंबर है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। सतपुड़ा की 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी पचमढ़ी पहाड़ी पर है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिला के दक्षिणी सीमा तक है। इस पठारी भाग में बहने वाली नदियाँ दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा है। इसका पश्चिमी मध्यवर्ती भाग 1100 मीटर ऊंचा है जो पात क्षेत्र कहलाता है और छोटा नागपुर झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी है। रांची का पठार इसके पूर्व में है तथा उसकी ऊंचाई औसत 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है जिसकी ऊंचाई औसत 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी में तापी नदी घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली है। दक्षिण के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियां कहते हैं। अरावली और की औसत ऊंचाई 300.920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। ख नंबर है दक्का पठार। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतर अनुमानित गहराई 2134 मीटर तक है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रमशः थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सीनकोटा है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटी पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्व घाट से मिल जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर है, लेकिन दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्व घाटी पर्वत फैले हैं। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटा छटा है तथा पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नलामलई, पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलई, पचामलई, शिवरायपल्लनी तथा वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पृथक है। ये नदियां उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है।
नंबर 4 है तटीय मैदान। दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर इस तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। इस मैदान के दो बड़े भाग हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक फैली हुई है। इसकी औसत चौड़ाई 10.60 किलोमीटर के मध्य है। इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियां अत्यधिक तीव्र गति से बहती है, इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मैंगलोर और कोची के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान प्रमुख है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। नदियों के गति तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदियों द्वारा मुहाने पर ज्वलनमुख का विकास हुआ है। नदियों के तीव्र गति के कारण यह मैदान काफी कटा छटा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक फैला है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और ऊपरी भाग अधिकांशतः नदियों के निक्षेप से बना है। इसके निचले भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है। इस मैदान में तट के निकट फैले रेत के टीलों से घिरा हुआ छिछला लैगून निर्मित है, जिसे झील की संज्ञा दी गई है। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। नंबर 5 है भारतीय मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 644 किलोमीटर लंबाई है और 160 किलोमीटर चौड़ाई है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायः शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बरसात के मौसम में यहाँ नदियाँ नजर आती हैं, जो कुछ समय बाद बालू में विलीन हो जाती हैं। यहाँ बालू के टीलों एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। यह भारत में अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है। नंबर 6 है द्वीप समूह। भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप है। ये मुख्यतः दो समूहों में है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। इसमें 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। अरब सागर में है 47 द्वीप। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी तरह गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी में बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः यह डूब गया था, किंतु फिर यह अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान अन्न भंडार का है। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला कि बिहार में गंगा बेसिन द्रोणी में खनिज तेल का विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त बिहार में विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार है। दक्षिणी पठारी भाग खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, जो हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक है। तटीय मैदान चावल की कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। इस प्रकार ये भौतिक विविधताएं भारत की प्राकृतिक संपदा का भी आधार है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।